हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 31 से बन रहा है 29 से, तो 31 से 29 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 31 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 29 से। फिर देखिए 29 से कितना बन रहा है 24 से, तो 29 से 24 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 29 में से क्या कर दें -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 24 से। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 22 से, तो 24 से 22 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 24 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 22 से। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 22 से कितना बन रहा है 17, तो 22 से 17 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 22 में से क्या कर दें -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 17। अब सेम इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 17 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले हुआ है -2, फिर उसके बाद में हुआ है -5, फिर उसके बाद में हुआ है -2, फिर उसके बाद में हुआ है -5। यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रहा है -2 -5 -2 -5। तो अब आगे क्या हो जाएगा, तो -5 के बाद में हो जाएगा -2। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 17 में से क्या कर दें -2 कर दें। तो अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 17 में से -2 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना 15। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 15। अब हमें देखना है कि संख्या 15 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 15 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और मेरे भाई आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 568 से यहाँ पर 361 कैसे लिखा गया है, या फिर यहाँ पर 568 का संबंध 361 के साथ में कैसे है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 939 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर देखिए
568 से यहाँ पर 361 बनाया गया है। कैसे? तो मेरे भाई सबसे पहले क्या किया गया है, 568 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 568 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 और 8 हो जाएगा 19, यानी कि 568 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर योग आएगा 19। अब 19 से 361 बनेगा कैसे? तो मेरे भाई 19 से 361 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 19 का किया गया है स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है? तो मेरे भाई 19 का स्क्वायर होता है 361। और ध्यान से देखिए 361 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 939 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो हाँ सर, हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे कि 939 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 939 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 939 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 12 और 9 हो जाएगा 21। अब जिस प्रकार से यहाँ पर 19 का स्क्वायर करके यहाँ पर 361 लाया गया है, सेम उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 21 का स्क्वायर। तो मेरे भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है? तो 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 441। अब हमें देखना है कि 441 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 441 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए 7 के सामने संख्या दी गई है 42। इसी प्रकार से देखिए 6 के सामने संख्या दी गई है 36। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए 7 के सामने संख्या दी गई है 42। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 7 से यहाँ पर 42 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 7 से 42 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 7 का क्या कर दें, 6 से गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 7 छिके 42। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 के सामने संख्या दी गई है 36। तो 6 के सामने देखिए 36 कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 6 का क्या कर दें, 6 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6 छंगा 36। अब सेम इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि 9 के सामने इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सर हम आसानी से बता सकते हैं कि 9 के सामने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, जिस प्रकार से सभी संख्याओं का 6 के साथ में गुणा किया गया है, सेम उसी प्रकार से इस 9 का भी हम क्या कर देंगे, 6 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बन जाएगा 9 छिके 54, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 54। अब हमें देखना है कि संख्या 54 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 54 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस मैथमेटिक्स साइंस करंट अफेयर्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपए, यानी कि 45 रुपए की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1930 में और ऑप्शन डी है 1942 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1942 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वर्ष 1939 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1942 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1943 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1945 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो मेरे भाई याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था सिंगापुर में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1950 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1955 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1961 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1970 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, चक्का फेंक प्रतियोगिता में चक्का का वजन कितना होता है पुरुषों के लिए?
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चक्का फेंक प्रतियोगिता में चक्का का वजन होता है 2 किलोग्राम। किसके लिए? पुरुषों के लिए। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि चक्का फेंक प्रतियोगिता में चक्का का वजन कितना होता है महिलाओं के लिए। तो मेरे भाई याद रखना, चक्का फेंक प्रतियोगिता में चक्का का वजन होता है महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न आप सभी के सामने निम्न में से सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हॉकी से, ऑप्शन बी है क्रिकेट से, ऑप्शन सी है फुटबॉल से और ऑप्शन डी है बैडमिंटन से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न आप सभी के सामने भारत में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे दिल्ली में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आप सभी के सामने ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में छल्ले होते हैं 5। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न आप सभी के सामने किस देश को फुटबॉल की जन्मभूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए है ब्राजील देश को, ऑप्शन बी है जर्मनी देश को, ऑप्शन सी है इंग्लैंड देश को और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना देश को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इंग्लैंड देश को फुटबॉल की जन्मभूमि कहा जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न आप सभी के सामने निम्न में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है मंगल पांडे ने, ऑप्शन बी है भगत सिंह ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था मंगल पांडे ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इनमें से गोल गुंबद है कहाँ पर है? बीजापुर में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अजंता गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, या फिर इसी प्रश्न को घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है, इस मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा स्मारक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है दिल्ली में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से 4 मीनार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है तेलंगाना में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 4 मीनार तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF सेट तैयार किया है। यदि आप ये 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपये, यानी कि 45 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस PDF सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे ऊंचा लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है पटना में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। और आज की इस क्लास के अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 7 बजे।